हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पवन सीरीज का 2024 का संस्करण है। इसके जो अति लघु टाइप क्वेश्चन है उनकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो कोहलबर्ग, इन्होंने देखिए 1900 कितना, तो 1969 यानी 1969 में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हो जाते हैं। और इन्होंने किस पर जोर दिया? तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदत के रूप में सीखना साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में कौन शामिल था? तो इसमें कुत्ता शामिल था। आपने जैसे कि ट्रिक से हमने बताया कि पावलोव का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने किस पर किया यानी प्रयोग किस पर किया, पावलोव ने किस पर किया प्रयोग, और स्किनर ने किस पर किया, कोहलर ने किस पर किया। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? तो कोहलर हो जाते हैं। इन्होंने किस पे किया? तो इन्होंने चिंपैंजी यानी एक बंदर पर किया, और जिसको नाम दिया गया सुल्तान, यानी चिंपैंजी का जो नाम था वो क्या नाम था? तो सुल्तान नाम था। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो प्रयत्न एवं त्रुटि यानी कोशिश भी करो और उसमें गलतियां भी हों, है ना। प्रयत्न यानी प्रयास कर रहे हैं और उसमें त्रुटियां, तो किसका सिद्धांत है? तो थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक का क्या है, किस पे प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक का हो जाता है बिल्ली, है ना। इन्होंने बिल्ली पर, भूखी बिल्ली। उसके बाद आपका हो जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो बल है तो हल है, तो यानी हल का। ठीक है ना। आप लोग ऐसे याद रखिए, ट्रिक से कुछ चीजों को याद किया जाता है तो क्या होता है, चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। चिंतन को परिभाषित कीजिए। तो गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रतियों का प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो चिंतन के प्रकार हैं प्रत्यक्षात्मक कल्पना और कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, तर्क के प्रकार बताइए। तो तर्क के प्रकार आगमन तर्क हो जाता है और निगमन तर्क हो जाता है। निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का क्या करता है? तो सत्य का परीक्षण करता है। तर्क विकास की विधियां बताएं। तो दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सूझ शक्ति का प्रयोग, ये सभी हो जाते हैं। वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताएं। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये सभी हो जाते हैं। वातावरण का अर्थ बताएं। तो वातावरण का अर्थ हो जाता है, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को क्या है, घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यही वातावरण हो जाता है। क्वेश्चन है, वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नामोल्लेख कीजिए।
तो बालकों के लालन पालन का, संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण में उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, संचार माध्यमों का प्रभाव, ये हो जाते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो भाषा ज्ञान का विकास करके और कहानियां सुनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया? तो थॉर्नडाइक ने देखिए इनके कितने टोटल जो नियम थे वो 8 नियम थे। इसमें 5 नियम कौन से हो जाते हैं? तो गौड़ नियम हो जाते हैं। और आपके जो 3 नियम है वो कौन से हो जाते हैं? तो मुख्य नियम हो जाते हैं। और जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो हो जाता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, यानी अगर कोई तैयार है कार्य करने के लिए तभी वो कार्य करेगा, यानी तत्परता का नियम। अभ्यास, जो चीज़ सीखी उसका बार बार अभ्यास करेंगे तभी क्या होगा, चीज़ें आप सीख पाएंगे, और ये प्रभाव भी डालती। तो इस तरह से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम हो जाता है। और अभी हम जो गौड़ नियम है इस पे भी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो जाता है अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो अधिगम की परिभाषा हो जाती है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो रुचि हो जाती है, अभिक्षमता हो जाती है, विषय का ज्ञान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा एवं वातावरण, ये सभी हो जाते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? नाम उल्लेख कीजिए। तो करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि। यानी क्या कह रहे हैं, अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। क्या होता है? तो लर्निंग होता है। आप इसको सीखना भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो वर्ड होते हैं वो नहीं समझ आते हैं कि अधिगम मतलब होता क्या है, तब दिक्कत आ जाती है ना। तो जो लर्निंग है, सीखना है, उनकी प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो हम भाई क्या करके सीख रहे हैं, है ना। तो ये प्रभावशाली विधि हो जाती है। अनुकरण यानी नकल करके, कोई कर रहा है हम उसकी नकल कर रहे हैं, क्योंकि नकल ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। हम नकल करके सीख रहे हैं, है ना, लेकिन कर तो हम स्वयं रहे हैं। उसके बाद है निरीक्षण करके, फिर उसके बाद है परीक्षण करके, और प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि देखिए क्या होता है, इसमें भी हम करके सीखते हैं। हम अपने जो हमारे विचार होते हैं हम उसमें सम्मिलित कर देते हैं, यही तो होता है ना प्रोजेक्ट। भाई हमसे टीचर ने कहा कि हमको इस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसमें हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, है ना। तो जब लगा दे कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, यानी हम करके कुछ सीख रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से। गौड़ नियम जो अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल नियम 8 होते हैं, और इसमें 5 क्या होते हैं? 5 होते हैं गौड़ नियम। 5 होते हैं कौन से? तो गौड़ नियम होते हैं। और 3 क्या होते हैं? तो मुख्य नियम। अभी हमने मुख्य नियम के बारे में जाना, यानी उसके बारे में डिटेल में जाना कि कौन कौन से होते हैं मुख्य नियम, ठीक है। और अब हम कौन कौन से देखेंगे? तो सीखने के गौड़ नियम, तो इसमें हो जाता है मनोवृत्ति का नियम हो जाता है, अप्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, आंशिक क्रिया का नियम हो जाता है, अनुरूपता का नियम हो जाता है, संबंधित परिवर्तन का नियम हो जाता है। तो इसमें जो आपका मनोवृत्ति का नियम होता है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि होता ये क्या है। तो मनोवृत्ति का नियम होता है कि हमारे लिए अच्छा है तभी हम कोई काम करेंगे। यानी हम मान लें कि हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए अच्छी है। भाई हर एक चीज़, स्टडी तो अच्छी होती ही है, ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता और हमको अच्छा ही ज्ञान देता है ना। तो ये जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है, तो ये तो है ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मनोवृत्ति का नियम जो हो जाता है वो कि हमारे लिए अच्छा है तभी हम कोई काम करेंगे, यदि नहीं हमारे लिए अच्छा है तो हम वो काम नहीं करेंगे। ये कौन सा नियम है? ये मनोवृत्ति। अब ऐसे याद रख लो, मनोवृत्ति यानी मन से, कि हमारे लिए हम वो कुछ चीज़ समझ रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है तो हम कर रहे हैं काम, नहीं अच्छा है तो हम नहीं कर रहे हैं। बहु अप्रतिक्रिया का नियम, तो इसको बहु प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या है कि बार बार क्रिया करने की, जो बार बार हम क्रिया करते हैं ना, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बहु प्रतिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद हो जाता है आंशिक क्रिया का नियम। तो कोई बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में करके समाधान करेंगे। आंशिक, देखिए नाम ही से पता चल रहा है आंशिक।
अंशों में बांट लेना। जब हमने क्या किया, अंशों में बांट लिया, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो अब उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। यानी मान लीजिए आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए मैथ की प्रॉब्लम आ गई। हालांकि सब्जेक्ट कोई इजी नहीं है और कोई भी टफ नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे मैथ को ले रहे हैं, ठीक है। तो मैथ सब्जेक्ट आपका है, अब आपको टफ लग रहा है कि भाई बहुत टफ है, तो आप कैसे, वो बड़ी समस्या है ना कि मैथ पूरा एक सब्जेक्ट क्या है, बड़ी समस्या। अब आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, पहले बांटा लेसन वाइज, है ना, फिर उसको बांटा क्वेश्चन वाइज, है ना, कि एक लेसन को हम क्या करेंगे 2 से 3 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे 12 लेसन है, 13 लेसन है, तो हम क्या करेंगे 12 दिन में नहीं पढ़ेंगे, एक लेसन को 3 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमने, हमारी बड़ी समस्या थी और हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हमको मैथ आ गए। ऐसे ही अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो कि भाई जब जिंदगी मिली है तो इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप क्या करें, उसको बड़े तरीके से नहीं कि जो आई है बड़ी प्रॉब्लम हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तब उसका सोल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है आंशिक क्रिया का नियम, और जो नाम ही से पता चल रहा है कि अंशों में बांट देना, ऐसे याद करें, है ना। फिर उसके बाद होता है अनुरूपता का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या आत्मीकरण का नियम, है ना। तो नई समस्या का क्या होता है, आना। तो जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है उसके सामने नई समस्या यानी नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अपने क्या करता है, पूर्व अनुभवों और प्रयत्नों को याद करता है और उससे तुलना करता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपको, कोई आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आप पहले कभी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम आई थी तो आपने उसको सॉल्व किया था, और अब आपके सामने उसी तरह की, वो प्रॉब्लम तो नहीं आई लेकिन उससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो अब आपने क्या किया, जो प्रॉब्लम बीत चुकी है उससे आपने उसको क्या किया, मिलान किया कि हमने इस तरह से किया था। यानी अपने जो अनुभव है, पहले के अनुभव हैं, उन अनुभवों से अब आपने इस समस्या को क्या किया, समाधान खोजा। तो यही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, जो प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। देखिए थोड़ा ये तो मिलता जुलता है आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, कि क्या होता है कि जो हमारे समक्ष जो, यानी साहचर्य परिवर्तन का नियम है कि इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, जो प्राप्त ज्ञान है, हमें जो चीज प्राप्त है, जो ज्ञान हमें प्राप्त है, उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, अन्य परिस्थितियों में भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए, इसके नियम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद है सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है। तो सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह, संतोष विकसित करते हैं। बिल्कुल भाई करते हैं, है ना। अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है, तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण यानी नकल करके सीखते हैं, है ना। हम सब क्या करते हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं से नकल करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं भाई, हम क्या भाई, बच्चा जन्म लेता है तो अपने घर में क्या देखता है, अपनी मम्मी को देखता है। सबसे पहले वो माता के संपर्क में आता है ना। तो जब माता के संपर्क में आया तो वो जब पहले तो उसको कुछ नहीं पता होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सीखता है। अब कैसे सीख रहा है, वो नकल के द्वारा सीख रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो देखिए मम्मी की तरह चलना, उसी तरह किचन में जैसे जाना और उसी तरह से सजना संवरना, ये सब चीज़ें क्या करते, तो अनुकरण ही तो है। फिर उसके बाद जब वो कक्षा में जाता है, यानी पहले अभी परिवार में है, फिर पड़ोसियों के संपर्क में, फिर उसके बाद विद्यालय में, तो क्या करता है, जहाँ भी देखता है उसका क्या करता है, अनुकरण वो करता है। अगर अच्छा माहौल है तो अच्छा बच्चा परवरिश पा जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। अगर माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर परिवार का, हर घर का माहौल अच्छा ही हो। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा होता है, बुरा नहीं होता है। जैसे कला कलेश वाला एक हो जाता है, एक फैमिली हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर बहुत बुरी छाप पड़ती है, क्योंकि
क्योंकि वो उसी की नकल करता है। क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये हमारे लिए अच्छा या बुरा, वो तो ये जानता है हमारे बड़े जो कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, तो जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं, यानी नकल करते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताएं। तो ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। किस पे बल देता है? तो पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है, बिल्कुल पहुंचने का साधन है ना। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देख कर सीखता है। देखिए यहीं पे तो हो गया ना, क्योंकि हम किसी को कार्य करते हुए देख रहे हैं तो हम उससे क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। कह रहे हैं कि कुछ काम हम क्या करते हैं? कुछ काम हम सीखते हैं, कुछ काम हम क्या करते हैं? दूसरों को देख कर सीखते हैं, कुछ क्या करते हैं? हम अपने ही आप से वो चीज़ सीख जाते हैं। और जो अपने आप से सीखना होता है वो क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहा जाता है। व्योगास्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भाषा पर अधिक बल दिया। किस पर दिया? यानी व्योगास्की ने सबसे ज्यादा जिस सिद्धांत पर बल दिया अपने सिद्धांत में, किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भाषा पर। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति को एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा का अभाव। सीखने में क्या है? पठार आने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेरणा का अभाव हो जाता है। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। तो B.J. अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभावी अधिगम सीखना स्थानांतरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो स्थानांतरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का साक्षर अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। मैकडूगल के मतानुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। रुचि को परिभाषित कीजिए। तो क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रुचि के दो प्रकार होते हैं, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है? तो रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल देखिए, जब आपको रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तभी आप उस पर क्या कर पाएंगे? ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद है रुचि का अर्थ क्या होता है या अर्थ बताएं। तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही क्या कहलाता है? तो रुचि है। स्मृति से आप क्या समझते हैं? तो स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। स्मृति का कोई एक कार्य बताएं। तो स्मृति का अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। स्मृति के मुख्य सोपान बताएं। तो स्मृति के प्रमुख 4 सोपान हैं, अधिगम, धारण, प्रत्यस्मरण, अभिज्ञान, ये हो जाते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो प्रेरणा, रुचि, शांतिपूर्ण वातावरण। ध्यान की कोई एक विशेषता बताएं। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है ना। तो परिपक्वता वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। स्मृति के प्रकार बताएं।
तो स्मृति के दो प्रकार होते हैं, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। विस्मरण को परिभाषित कीजिए तो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही विस्मृति यानी विस्मरण है। विस्मरण का मुख्य कारण बताएं तो विस्मरण का मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। वो विज्ञान जो पदार्थों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति वो मान है जो जितनी बार आता है, यानी किसी चीज की बार बार आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या? बार बार, है ना। तो आवृत्ति वो मान है जो जितनी बार आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के समूह को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही बनता है। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।